हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KVS TGT विषय हिंदी। यह पेपर जो है 13 फरवरी 2023 को हुआ था और इसमें हिंदी विषय से रिलेटेड जो 100 प्रश्न पूछे गए थे। और ये प्रश्न जो थे वो NCERT हिंदी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की बुक से बनाए गए थे। तो देखते हैं यहाँ पर जो है हिंदी के 100 प्रश्न में कौन कौन से हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 जो है गांव के गीतों के अनेक प्रकार नहीं हैं, यह जो है लोकगीत निबंध के आधार पर जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन 82 है। मैं सबसे छोटी हूँ रचना है, ये क्या है? कविता है, लोकगीत है, कहानी है या निबंध है? तो ये कविता है। प्रश्न नंबर 83 संसार पुस्तक है, रचना के आधार पर बताइए कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती कैसी थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 कि इसमें जो है कोई आदमी ना था। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 84 पे। और प्रश्न नंबर 84 जो है वो है कि टिकट एल्बम कहानी मूलतः किस लेखक का है। तो यह जो है इसके जो मूलतः जो लेखक हैं इसके वो सुंदरा रामस्वामी। अगला प्रश्न ऐसे ऐसे के रचयिता हैं। तो ऐसे ऐसे के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर जी। वह चिड़िया जो कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अक्षरों का महत्व रचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। प्रश्न नंबर 87 और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 कि चित्र संकेतों से पहले भाव संकेत अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न पे आते हैं, नादान दोस्त कहानी के रचयिता हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। इसके लेखक जो हैं या इस कहानी के रचयिता जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 89 और 89 का है कि साथ ही हाथ बढ़ाना है, क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध या संस्मरण है। तो ये जो है कविता है। और पार नज़र के कहानी में छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ज़मीन के नीचे वाली कॉलोनी में छोटू का परिवार रहता था। प्रश्न नंबर 91 गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, काव्य पंक्तियाँ किस रचना से है। मतलब ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चांद से थोड़ी सी गप्पे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कृष्णा सोविती की रचना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बचपन। बचपन जो है वो कृष्णा सोविती जी का है। रक्त और हमारा शरीर किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह निबंध विधा में है। कंचा कहानी मूलतः किस भाषा की है। तो कंचा कहानी जो है वो मूलतः मलयालम भाषा में है, जिसे अनुदित करके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार की रचना चिड़िया की बच्ची किस विधा की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये कहानी विधा की रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 96 है कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो यह पंक्ति जो है शाम एक किसान यानी कि ऑप्शन नंबर 4 शाम एक किसान से ली गई है।
अगला प्रश्न है कि लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ निम्नलिखित में से किस रचना से संबंधित हैं? तो प्रश्न नंबर 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, पापा खो गए। लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़, इन तीनों का संबंध पापा खो गए रचना से है। प्रश्न नंबर 98 और भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना मिठाई वाला है। इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो मिठाई वाला चैप्टर है वो किस विधा में है? तो ये कहानी विधा में है। कठपुतली किस विधा की रचना है? कठपुतली जो है कविता विधा की रचना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 100। और प्रश्न नंबर 100 में है कि हिमालय की बेटियां के आधार पर बताइए कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, लोकमाता कहा गया है। दादी माँ कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 102, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो ये जो पंक्ति है वो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे इस कविता से ली गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्रश्न नंबर 103, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? इसका आंसर हो जाएगा विप्लो गायन। यह पंक्ति जो है इस कविता से ली गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 104। और प्रश्न नंबर 104 में है कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए काव्य पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य जो है क्या है? तो इसमें जो है प्रश्न ऑप्शन नंबर जो है 1, यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, इस कविता में ये बात बताई गई है। ऐंठ मतलब घमंड होता है। प्रश्न नंबर 105 है और 105, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ गुंज की माल गरे पहरऊँगी ओढ़ पीतम्बर ले लकटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। ये जो उपर्युक्त कथन है या पंक्तियाँ हैं ये किस कवि से रिलेटेड है? तो ये जो है इसके कवि हैं रसखान जी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 106 है कि प्रत्यक्त चीनी किले का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है? तो प्रश्न नंबर 106 जो है लासा की ओर, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 9th में है ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 107 है और इसमें पूछा गया है कि पाठ्यक्रम में मीराबाई के नाम से प्रस्तुत कविता भोर और बरखा में गौवन के रखवारे का अर्थ क्या है? तो गौवन के रखवारे का अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। प्रश्न नंबर 108 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 108 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जाबिर हुसैन की लिखी नहीं है? तो ये बंद गली का आखिरी मकान जो है वो जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। बाकी डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी, रेत भरी, ये सब जाबिर हुसैन की रचना है। प्रश्न नंबर 109, टोपी कहानी के आधार पर बताइए कि बूढ़े धुनिया ने क्या पोशाक पहन रखी थी? तो बूढ़े दुनिया ने जो है क्या पहना था? तो बूढ़े दुनिया ने, इसका जो ऑप्शन 3 है मिर्जई, उसने मिर्जई पहनी थी। तोतो चान और वासुकी चान निम्नलिखित में से किस रचना से संबंधित पात्र हैं? प्रश्न नंबर 110, तो ये जो है अपूर्व अनुभव, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी पंक्ति के आधार पर योग को किसके समान बताया गया? ये जो पंक्ति है वो सूरदास जी की है, सूरदास के पद से पंक्ति ली गई है। और इसमें जो पूछा जा रहा है कि पंक्ति के आधार पर योग को किसके समान बताया गया है? तो यहाँ पर योग को जो है वो कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। और झांसी की रानी कविता में
किंतु कालिगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। क्या कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन 3 हो जाएगा कि राजा की मृत्यु हो गई थी, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में असंगत युग्म हैं। प्रश्न नंबर 113 में जो असंगत है वो सुजान चरित जो है घनानंद, ये असंगत युग्म है, बाकी सब जो है संगत युग्म है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता जो हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। भगवान के डाकिये नामक रचना है, किस विधा में है ये रचना? तो ये जो रचना है वो कविता विधा में है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 116, क्या निराश हुआ जाए के लेखक हैं? इसके लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्या निराश हुआ जाए के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर 117, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चलें। ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है वो, इसका जो ऑप्शन दीवानों की हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा जी की कविता है और ये पंक्ति जो है इसी कविता से ली गई है। प्रश्न नंबर 118, बस की यात्रा नामक व्यंग में किस शहर का उल्लेख नहीं है? तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा रीवा। इस शहर का उल्लेख इसमें नहीं है, बल्कि मतलब इसमें पन्ना भी है, सतना भी आया, जबलपुर भी आया, लेकिन रीवा नहीं आया है। प्रश्न नंबर 119 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 119 है कि बस की यात्रा नामक व्यंग में किस शहर का उल्लेख नहीं है? तो अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम इसको, ये क्वेश्चन हो चुका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 119 पे, और पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और इनकी ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से हैं? तो वो जो कविता है उसका नाम है ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, ये इस कविता से लिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में कविता और मूल वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म है 120 का ऑप्शन 1 हो जाएगा कि कबीर की साखियाँ खड़ी बोली का माधुर्य इसमें है, तो ये असंगत युग्म है। बाकी सूर के पद तो उसमें वात्सल है ही है, सुदामा चरित उसमें मित्रता का भाव है, और ध्वनि जो है प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना है। तो यहाँ पर जो असंगत युग्म हो जाएगा वो कबीर की साखियाँ खड़ी बोली का माधुर्य असंगत युग्म है। प्रश्न नंबर 121 की बात करें तो प्रश्न नंबर 121 कहता है कि ध्वनि कविता के रचनाकार हैं। अभी हमने बात किया था यहाँ पर कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, ये जो पंक्तियाँ हैं वो ध्वनि से हैं, और इसके रचनाकार कौन है? निराला जी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है ये। प्रश्न नंबर 122, अकबरी लोटा की रचनाकार हैं। तो अकबरी लोटा के रचनाकार हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा, इसके रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 123, जहाँ पहिया है नामक रचना है, यानी कि ये किस विधा में है? तो ये जो है रिपोर्ताज विधा में है, जहाँ पहिया है, यानी सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न 124, देश की पहली सवाक बोलती फिल्म थी। तो ये तो सबको लगभग पता होगा, 124 का ऑप्शन 1 आलम आरा जो है ये पहली बोलती फिल्म मानी जाती है। प्रश्न नंबर 125, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था कि सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। प्रस्तुत जो विवरण है वो किस कहानी से है? तो ये जो है वो कामचोर कहानी से है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 126, यह सबसे कठिन समय नहीं है, किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 126, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ये कविता विधा की रचना है, मतलब ये कविता है। प्रश्न नंबर 127, पानी की कहानी है, रचना की विधा है, ये किस विधा में है? तो ये निबंध विधा की रचना है।
दो बैलों की कथा कहानी के आधार पर बताइए कि कांजी हाउस में जब चौकीदार पशुओं की हाजिरी लेने आया तो उसके हाथ में क्या था। तो उस समय उसके हाथ में प्रश्न नंबर 128 का जो आंसर हो जाएगा लालटेन था, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था, तब के समय में बिजली तो थी नहीं, तो वो लालटेन लेकर के आता है हाथ में। और पशुओं की हाजिरी लेने के लिए वो वहाँ पर आया था, तो उसके हाथ में लालटेन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 129 यमराज की दिशा कविता के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 129 और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, चंद्रकांत देवताले इस कविता के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 130 पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत जो पंक्ति है इसके कवि कौन हैं। तो इसके कवि जो हैं वो राजेश जोशी जी हैं, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 131 और इसका जो ऑप्शन है स्वर्णधूल जो है वो इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है। प्रश्न नंबर 132 पे आते हैं। निम्नलिखित अच्छा ये हो चुका है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के रचयिता हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, केदारनाथ अग्रवाल। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कविता से है। तो ये जो है काव्य पंक्ति जो है वो यह सबसे कठिन समय नहीं इससे ली गई हैं। सुदामा चरित कविता के आधार पर बताइए कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो क्या हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि करुणा करके करुणानिधि जो है रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के ही जल से पग धोयो। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 135 और इसका ऑप्शन 2 होगा, महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 136 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, लीला मुखार बिंदु। ये रचना जो है गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। मेघ आए कविता के रचयिता हैं। इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। प्रश्न नंबर 138 निम्नलिखित में से देव की रचना नहीं है। तो 138 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये देव की रचना नहीं है, चित्राधार। प्रश्न नंबर 139 तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 139 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन होगा कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है। यह कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका जो है वो गेय पद में ही है, इस वजह से यह कथन क्या है, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 140 क्षितिज भाग 2 में सूरदास के कितने पद दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 140 का जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ ये ऑप्शन 3 होगा कि सूरदास क्षितिज भाग 2 यानी क्लास 10th में सूरदास के 4 पद लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 141 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना अवधि में की है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में है, इसलिए कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142 छाया मत छूना कविता के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 143 इसका आंसर हो जाएगा, खूंटियों पर टंगे लोग जो हैं ये मंगलेश जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये जो रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है, इसलिए ये रचना उनकी नहीं है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 144। तो इसमें जो किसान मित्र है ये इनकी रचना नहीं है। बाकी संधान, ईंधन, बीच में विनय, ये सब स्वयं प्रकाश जी की रचना है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। तो 145 इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जनवाड़ी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी इनकी रचना है। निम्नलिखित में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो ये जो जनवाड़ी है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। प्रश्न नंबर 146 लखनवी अंदाज व्यंग्य के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार जो हैं प्रश्न नंबर 146 इसके रचनाकार हैं यशपाल। प्रश्न नंबर 147 निम्नलिखित में सर्वेश्वर दयाल की रचना है। तो प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन जो है सोया हुआ जल जो है, सोया हुआ जल, ये सर्वेश्वर दयाल की रचना है। मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी है, ये किस विधा में है। प्रश्न नंबर 148। तो यह जो है आत्मकथा विधा में है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने लिखा है। तो प्रश्न नंबर 149 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 150 यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत, ये किसकी रचना है। तो प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अच्छा, यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत है, यानी कि किस विधा में विधा पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये व्यक्ति चित्र है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 151 छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 151 का ऑप्शन जो है वो 3 सही हो जाएगा, निराला मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले पहले कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 152 अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते समय संबोधित किया जाने वाला जो शब्द है वो क्या है। तो प्रश्न नंबर 152 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 महोदय। प्रश्न नंबर 153 मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आ जाओ वाक्य का प्रयोजन है। तो यहाँ देखिए मैं चाहता हूँ यानी कि इच्छा जाहिर की जा रही है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 153 का ऑप्शन इच्छार्थ वाक्य है ये। प्रश्न नंबर 154 निम्नलिखित में आकर्मक क्रिया वाला शब्द है जिसमें कर्म नहीं है। तो प्रश्न नंबर 154 का ऑप्शन 2 हो जाएगा कि लड़की सो रही है। यहाँ ये जो कथन है वो आकर्मक क्रिया वाला शब्द यहाँ पर आ रहा है, बाकी सब में कर्म लगे हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पिताजी बाहर गए हैं वाक्य उदाहरण है। तो इसका जो ऑप्शन 155 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, पिताजी बाहर गए हैं, तो यहाँ स्थान की बात की जा रही है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 156 इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, पानदान। पानदान जो है वो संकर शब्द है। जब दो भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके किसी शब्द का निर्माण होता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द है। प्रश्न नंबर 157 इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, चारपाई। चारपाई का जो सामान्य अर्थ होता है कि 4 पैरों वाली, लेकिन चारपाई यानी कि खाट के संबंध में चारपाई जब बात की जाती है तो उसका अर्थ क्या लिया जाता है, खाट या खटिया भी उसे बोलते हैं। तो ये खटिया या खाट के लिए यह शब्द जो है रूढ़ हो गया है, इसलिए ये जो है योगरूढ़ के अंतर्गत आता है। और साधारण अर्थ देखा जाए तो चारपाई मतलब 4 पैरों वाली, 4 पैरों की कुर्सी भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठेला होता है, लेकिन यहाँ पर जो चारपाई का अर्थ लिया जाता है वो खटिया या खाट से लिया जाता है, इसलिए इसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर 158 निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 158 इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मूल शब्द जो है वो लघु है।
और बाकी सब में देखिए पहला शब्द लगता है तो उसमें ता प्रत्यय लगा हुआ, शीघ्रता उसमें भी ता प्रत्यय लगा हुआ है, अच्छाई है तो उसमें जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है, और लघु जो है इसमें कोई प्रत्यय लगा हुआ है, तो यह जो है मूल शब्द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 159 की ओर। और प्रश्न नंबर 159 है कि निम्नलिखित शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें प्रश्न नंबर 159 का जो ऑप्शन 3 है पराजय, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी अजय, विजय, संजय ये सब नाम हैं, और ये नाम जो होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 160 निम्नलिखित युग्मों से जो है युग्मों में असंगत युग्म क्या है? तो प्रश्न नंबर 160 का जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 चलते चलती असंगत है, क्योंकि लड़ते झगड़ते, गाते बजाते, हिलते डुलते और चलते चलती लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है यह असंगत युग्म है। आगे का प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 161, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और इसको यदि हम पढ़ते हैं तो काफ़ी समय लगेगा, इस वजह से हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। आप वीडियो को रोक करके चाहें तो इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। तो इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है कि पेड़ ठूंठ बन जाता है यदि, तो इस गद्यांश के आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, उसकी जड़ें रस लेना बंद कर दें। प्रश्न नंबर 162, दूसरा प्रश्न है कि जीवन की कला को ठूंठ की तरह बन जाने से रोकने के लिए जरूरी है, तो प्रश्न नंबर 162 का ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जैसे भी हो जीवन को रस लेने दो। प्रश्न नंबर 163, जब मनुष्य जीवन में विविध रसों में लीन रहेगा तो प्रश्न नंबर 163 का 3 होगा, यदि लीन रहेगा तो जीवन लहलहाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं प्रश्न नंबर 164, बुढ़ापे की झुर्रियों में उदासीनता और निराशा की झुर्री से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 164 का ऑप्शन 3 जो है जीवन में विविध रस लेना चाहिए, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं प्रश्न नंबर 165, गले में संगीत, होठों पर मुस्कुराहट और हृदय में उमंग हो तो क्या होता है? 165 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जीवन का आनंद मिलेगा। प्रश्न नंबर 166, द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो इसका जो प्रश्न नंबर 166 है वो हो जाएगा तिराहा। प्रश्न नंबर 167 पे आते हैं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 167, तो पावक जो है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, अनल भी है, हुताशन भी है, तो ऑप्शन 3 जो है सरशीरूह जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 168, सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म है। प्रश्न नंबर 168 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि निश्चयवाचक कुछ, ये असंगत युग्म है, क्योंकि जब निश्चित है तो कुछ कैसे हो सकता है। प्रश्न नंबर 169, लक्ष्मी विद्यालय की ओर पढ़ाने गई होगी, यहाँ पर गई को रेखांकित किया गया है और पूछा जा रहा है कि इस अंश में जो है वाक्य के रेखांकित अंश में पद बंद हैं, तो गई होगी, गई यानी कि जाना गम धातु से बना है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्रियापद बंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169 का ऑप्शन फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, क्रियापद बंद। प्रश्न नंबर 170, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो 170 का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 उच्चरित जो है ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 171 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पाप जो है एकार्थी शब्द है, बाकी अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 172, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो हार का पराजय जो है समानार्थी शब्द है, ना कि विलोमार्थी शब्द है, तो यही आपका जो है असंगत युग्म हो जाएगा, हार का पराजय। बाकी हर्ष का विषाद सही है, ह्रास का वृद्धि भी सही है, सम्मान का अपमान भी सही है,
हार का पराजय विलोम नहीं होगा। हार का पराजय जो है समानार्थी शब्द है। एक प्रश्न नंबर 173, निम्नलिखित शब्द युग्मों के तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो प्रश्न नंबर 173 का ऑप्शन हो जाएगा जीव का जिह्वा। ये जो है असंगत युग्म है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेलिंग जो है गलत दिया है। अगर यहीं पर जीव का जिह्वा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे जिह्वा दिया है, जिह्वा, तो इस वजह से गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 174, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। 5 में आपका दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है और अयादि संधि है। और निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 174 का जो आंसर हो जाएगा ये निर्गुण। ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निधन गुण ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 175, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताइए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 175 का हो जाएगा, प्रश्न नंबर 175 का ये KVS के द्वारा जो आंसर की माना गया है, मतलब ये जो कि इसका आंसर माना गया है तरुड़ का तारुड़ी माना गया है। हालांकि मेरे हिसाब से अच्छा ठीक है, सही है, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि असंगत क्या है। तो हाँ, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, और श्रीमान का श्रीमती भी सही है। तरुड़ का तरुड़ी अगर तरुड़ी होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर तरुड़ का तारुड़ी दिया है, इस वजह से ये क्या है? असंगत है, सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संज्ञा से विशेषण शब्दों में असंगत है। प्रश्न नंबर 176। 176 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, मोटा का मोटापा। तो यहाँ पर जो है विशेषण शब्दों में असंगत क्या है ये पूछा गया है। तो गुलाब का जो है गुलाबी सही है, रस का रसीला भी सही है, चमक का चमकीला भी सही है, और मोटा का मोटापा सही नहीं है, असंगत युग्म है। प्रश्न नंबर 177, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी मुहावरे लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है। तो प्रश्न नंबर 177 का ये जो मुहावरा दिया है उसका अभिप्राय है कि अपराधी होकर भी उल्टे रौब डालना, यानी खुद ही अपराध करना और दूसरों पर रौब दिखाना। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 178, निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ये जो निंदा है ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 179, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें असंगत पूछा गया है। तो ये जो चा छा जा जो है ये मूर्धन्य यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है असंगत युग्म है। और बाकी जो दिया है का खा गा ये कंठ, इसका जो उच्चारण स्थान कंठ होता है। फा भा मा इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। और था दा ना ये दंत होता है, लेकिन चा छा जा जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं होता है, इस वजह से ये क्या है? ये असंगत युग्म है, क्योंकि चा छा जा का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। तालु की मदद से ये इसका उच्चारण हम करते हैं। प्रश्न नंबर 180 और आज का ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में असंगत है। प्रश्न नंबर 180, बहुत कम बोलने वाला को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मितभाषी कहते हैं, ना कि मितव्ययी कहते हैं, इस वजह से यही असंगत है। और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए अगम्य कहते हैं, जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपमेय कहते हैं, जिसका वर्णन ना किया जा सके वर्णनातीत कहते हैं। बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, ना कि मितव्ययी। तो इस वजह से ये असंगत युग्म है। और आज का प्रश्न जो है ये समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आगे होने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे
हेल्प मिल सकता है। तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।